चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, बस वही आगे चल रहे हैं। पहला आर्टिकल क्या है, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, स्पेन कौन, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां और पराग्वे 100वां सदस्य देश, याद रखिएगा। स्पेन 99 वाला ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी डाउट में आ जाएगा पराग्वे। पहले तो ये पता रहे कि पराग्वे जो है 100वां है और स्पेन 99वां है। अगर ये दोनों पता है तो कभी कभी फिर डाउट में डाल देगा क्या कि आपको कि पराग्वे 99 वाला है या जो है स्पेन 99 वाला है, ऐसा डाउट आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। 1/3 माइनस मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। हमेशा पढ़ते वक्त ये ध्यान रखिएगा पेनाल्टी है, मतलब कि पनिशमेंट है। तो आपका दिमाग में कभी सचेत रहने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जैसे कि अब ये बात अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन है, 99वां जैसे है आपके दिमाग में स्पेन आंसर तैयार होना चाहिए, 100वां जैसे है पराग्वे तैयार होना चाहिए। ठीक है, अब अपने से दिमाग नहीं वहाँ लगाना है कि नहीं क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, कई बार डाउट में डालेगा। पहले तो ऑप्शन में दोनों रहेंगे, उसके बाद भी, और इस दोनों ऑप्शन के बाद भी आपको जो है 2-1 मिल जाएंगे। जैसे जर्मनी दे दिया जाएगा या कभी कभी जो है नॉर्वे दे दिया जाएगा। जो ऐसे है ना जो आपको लगेंगे इन्हीं से कुछ रिलेटेड नज़र आएंगे, है ना। नॉर्वे कभी कभी दिख जाएगा, या कुछ जो है जैसे कि आपका यूक्रेन दिख जाएगा। आपको लग के जो लोग नहीं पढ़े उनको लगेगा क्या पता जो यूक्रेन डर के मारा कहीं जा कर के जो है कुछ और इस वजह से चला गया। जो नहीं पढ़े होते हैं और जो पढ़े होते हैं उनके लिए 2 ऑप्शन ही कन्फ्यूज करने के लिए काफ़ी होते हैं कि ये 99 वाला है कि ये 100वां वाला है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जो है बारीकी से ध्यान रखिएगा, गलतियों संभावना ऐसी बढ़ती है। ठीक है, चलिए पॉइंट बातें हैं। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश बन गया, ठीक बात है। 22 मई 2024 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ स्पेन के राजदूत जोन्स मारिया हिदाओ डोमिंग्यूज, याद रखिएगा, कभी कभी यही पूछ लेगा कि हाल ही में चर्चाओं में थे जोन्स मारिया हिदाओ डोमिंग्यूज, किससे संबंधित, ये कौन है, ये कहाँ कह रहे हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन का ज्ञापन सौंपा गया। ठीक है, तो 3 चीज पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्पेन के बारे में, फिर उसके बाद पराग्वे के बारे में, फिर ये जो नाम है इनको ध्यान रखिएगा, कौन, जोन्स मारिया हिदाओ डोमिंग्यूज। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या पॉइंट है। 26 जून 2024 को पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य बन गया। ठीक है, उसने नई दिल्ली में IS से अनुसमर्थन दस्तावेज भारतीय विदेश मंत्रालय को सौंपा है। किसको सौंपा है, भारतीय विदेश मंत्रालय। कभी ऑप्शन दे दिया PMO को सौंपा है तो आपको लगेगा ये PMO हो गया, या कभी कभी लगेगा कि गृह मंत्रालय को सौंपा है ना। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में दे दिया जाए कि इन्होंने जो सौंपा है ये किया, मतलब ऐसा कुछ होता है अगर, तो ये UPSC थोड़ा सा डीप हो जाता है UPSC के लिए कि जो है गृह मंत्रालय को सौंपता है, या दे दिया जाए PMO प्रधानमंत्री ऑफिस को सौंपता है। तो आपको लगेगा क्या बात है, तो इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है PMO ही हो, या हो सकता है जो है गृह मंत्रालय हो। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन है, विदेश मंत्रालय। से सचिवालय भी हो सकता है, ध्यान रखिए, कभी कभी आपको लगेगा सचिवालय आंसर है क्या, तो क्लियर रखिए कौन है, विदेश मंत्रालय है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IS से अपने सदस्य देशों में ऊर्जा तक पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए एक सहयोगी मंच है। नॉर्मल बात है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये तो उद्देश्य टाइप का है, या मतलब कि कारण, मतलब इस स्टेटमेंट टाइप का, तो उतना समझ लेंगे, ऐसा भी नहीं उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। IS की परिकल्पना भारत और फ्रांस द्वारा सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से, क्या कहा, IS की परिकल्पना भारत और फ्रांस द्वारा, ध्यान रखिए पॉइंट, भारत और फ्रांस द्वारा IS की परिकल्पना बात हो रही है। जैसे ही IS के बारे में बात आए तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भारत और फ्रांस की बात हो रही है ना। फिर पता लगे भारत और स्पेन दिमाग में आ रहा है, मतलब कि स्पेन पढ़े हैं, पराग्वे पढ़े कहीं और दिमाग में कहीं और आ रहा है ना, ऐसा होता है। तो ध्यान रखिए चीज़ कि भारत और फ्रांस द्वारा सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। ठीक है, इसकी परिकल्पना 2015 में कहाँ पर, याद रखिए कब 2015 में की गई थी, ये ध्यान रखिए। उसके बाद पेरिस में आयोजित किया जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, कौन सा, 21वां COP21 के दौरान की गई थी। ठीक है ना, थोड़ा सा ये भी आपको जो है बस पढ़े रहेंगे तब भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं कि सब रट ही लेंगे। कुछ होता है ना, कुछ चीज़ें कि आप पढ़े रहेंगे तब भी काम चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसको कि एकदम रट ले लाइन बाय लाइन, है ना, समझ में आ जाता है क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है,
वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023, वैश्विक लोकतंत्र, विश्व के लोकतंत्र की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। पहली पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि वैश्विक लोकतंत्र की बात हो रही है। पता चला कितने भी लोग सुन रहे हैं तो पता उनको लग रहा है कि अपने यहाँ के लोकतंत्र की बात हो रही है क्या, अपने से ही दिमाग में होता है ना, कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 2023, ठीक है। इसमें क्या है, पहला पॉइंट, ब्रिटिश समाचार पत्र द इकोनॉमिस्ट के शोध निकाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ने, किसने, कौन सा पत्र, याद रखिए, ब्रिटिश समाचार पत्र द इकोनॉमिस्ट के शोध निकाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस ने 16 फरवरी 2024 दुनिया में लोकतंत्र पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी की है, ठीक है। किसने जारी की, ये पॉइंट ध्यान रखिए, कौन, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। लाइन ध्यान रखिएगा, लाइन ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है, लाइन ध्यान रखिए। इसमें क्या रखना है कि बात किसकी हो रही है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस कौन जारी कर रहा है। अब आपको लगेगा कि ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की इसकी जरूरत पड़ गई डेमोक्रेसी जारी करने के लिए, जैसे ही आए तो ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद देखिए ये कहाँ गया, ये देखिए कि रिपोर्ट के अनुसार 2006 में जब यह रिपोर्ट जारी की जा रही, जब से यह रिपोर्ट जारी की जा रही, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र सबसे निचले स्तर पर, देख लीजिए खुद ही इन्होंने लिख दिया कि लोकतंत्र सबसे निचले स्तर पर जब से जारी की जा रही है। वैश्विक सूचकांक स्कोर गिरकर कितना हो गया, 5.23 हो गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दुनिया की सिर्फ 8% आबादी ही ऐसे देशों में रहती है जहां पूर्ण लोकतंत्र, देख लीजिए खुद लिखा हुआ है इन्होंने। जिस दिन आप ये ऐसे लाइन या ऐसे शब्दों या ऐसे फैक्ट को आप मेंस के आंसर में लिखना शुरू कर देंगे ना, यकीन मानिए कि मेंस का लेवल बढ़ जाएगा। ये ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि मतलब वैश्विक सूचकांक स्कोर गिरकर इतना हो गया, या मतलब 8% आबादी, समझ रहे हैं ना, जहाँ पूर्ण लोकतंत्र, जबकि 40% आबादी तानाशाही शासन वाले देशों में रह रहे हैं। देख लीजिए, जिनको लगता है कि नहीं लोकतंत्र, देख लीजिए तानाशाही, मतलब 40% बात हो रही है, भी नहीं कि मतलब कि नॉर्मल है 40%, भाई 40% बहुत होता है, ठीक है। तो बस वैसे जब आप समझेंगे ना, जब आप फील करेंगे ना, तब जाकर याद होगा चीज़ें, ना तो वैसे सब कन्फ्यूज कर जाएंगे, है ना। उसके बाद रिपोर्ट में देशों को पूर्ण लोकतंत्र स्कोर 8 से अधिक, खामियों वाले लोकतंत्र स्कोर 6 से अधिक, तानाशाही वाले 2 से अधिक, और हाइब्रिड 4 से अधिक, न लोकतंत्र न तानाशाही की 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे जानते रहेंगे तो अगर क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा, हाँ 4 कैटेगरी है इसकी। अब ऐसे थोड़ा दिमाग में आ जाएगा नहीं 10 कैटेगरी है अपने आप से ही। चलिए भारत के बारे में देखते हैं क्या कह रहे हैं। दुनिया के 167 देशों ने के इस सूचकांक में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 4 अंकों सुधार के साथ 41वें स्थान पर है। 2022 में कितने पर था, 46वें स्थान। 2022 में कहाँ पर था, 46वें स्थान पर, जो कि अब कहाँ पर है, 41वें स्थान पर। पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, 5 अंक जो के साथ जो है 4 अंक का सुधार हुआ है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए। पता चला कि यही नहीं कम हो रहा है, सर 41 पढ़े थे 14 पढ़े थे, ये कितने लोग तो ना ये वाली प्रॉब्लम रहती है कि मतलब उल्टा कर लेंगे अपने से ही, 41 लिखा हुआ 14 कर लेंगे, या मतलब 46 लिखा हुआ अपने आप 64 बना देंगे, मतलब ऐसी समस्या आती है कुछ लोगों को। तो इसके लिए आप जो है मेंटली वेल प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है ना, इसमें संदेह वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या आता है कि सूचकांक में शीर्ष स्थान वाले देशों में क्रमशः नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड व स्वीडन का स्थान है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड व स्वीडन का स्थान है। वहीं निम्न 3 स्थान वाले देशों में क्रमशः उत्तर कोरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान है। बस वैसे नॉर्मल ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान नीचे है, ये पॉइंट एकदम ध्यान रखिएगा। ऊपर कौन, सबसे ऊपर कौन कौन है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड व स्वीडन, ये ध्यान रखिएगा, है ना। कि पता चला कि नॉर्वे ध्यान रखिएगा, पता भाई फर्स्ट रैंक वहाँ पे है, तो ये तो कम से कम क्लियर होने चाहिए कि नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड व स्वीडन, ठीक है। देख रहे हैं नीचे से उत्तर कोरिया भी है, एक तो अफगानिस्तान तो चलो ठीक बात है, म्यांमार है, उत्तर कोरिया भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना क्या कि एलिमिनेट करने में आसान होता है और कुछ नहीं, एलिमिनेशन टेक्निक लगाने में आसानी हो जाती है। भारत की इस सूची में खामियों वाले लोकतंत्र की सूची में रखा गया है। भारत को किसमें, खामियों वाले लोकतंत्र की सूची में रखा गया है, जो आशाजनक आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है और वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, भारत सूचकांक में 7.8 के स्कोर के साथ 41वें स्थान पर। लोकतंत्र सूचकांक की रैंकिंग में पिछले साल 2022 की तुलना में पाकिस्तान 11 स्थान नीचे खिसकर कहाँ पहुँच गया, 118वें स्थान पर पहुँच गया। पाकिस्तान का स्कोर देख लीजिए, रिजल्ट है पाकिस्तान का मार्कशीट, है ना। अच्छा ऐसा मार्कशीट आता क्या सर। चीन के बारे में देख लीजिए क्या है, चीन के तो भाई 148वें स्थान पर है और उसे तानाशाही में रखा गया। देख लीजिए चीन के बारे में बहुत चर्चा करते थे सब, आप खुद ही देख लीजिए स्थिति, रियल स्थिति क्या है, ठीक है, रियल या कहिए हकीकत, है ना क्या है। बाकी ये देख लीजिए आप, ये आंकड़े हैं कुछ डेमोक्रेसी इंडेक्स
डेमोक्रेसी इंडेक्स, है ना, पूर्ण लोकतंत्र, खामियों वाला लोकतंत्र, हाइब्रिड लोकतंत्र, तानाशाही लोकतंत्र। देखिए इन लोग को इतना अच्छा बना के दे दिया खुद ही आपको, बस रट डालिए आराम से, पढ़ना है बस को, क्यों कुछ नहीं, समस्या केवल कितने पढ़ना है। वर्ष 2023 में लोकतांत्रिक देशों की संख्या में 2 की वृद्धि हुई है। किसको किसको? पराग्वे और पपुआ न्यूगिनी, ये कौन है? इन दोनों की वृद्धि हुई है, पराग्वे और पपुआ न्यूगिनी। पराग्वे भी चर्चा में था ना अभी, इसके जस्ट पहले मैंने डिस्कस किया है, तो मतलब ये यहाँ पर भी जुड़े हैं, इनको भी लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे। को हाइब्रिड साधन से त्रुटिपूर्ण या खामियों वाले लोकतंत्र में अपग्रेड किया गया है, ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए उसके बाद क्या आता है? प्रधानमंत्री मोदी की यूएई और कतर की यात्रा। प्रधानमंत्री कहाँ पहुँच गए? प्रधानमंत्री पहुँचे प्रधानमंत्री मोदी की यूएई और कतर की यात्रा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लेते हैं, वैसे ही क्या पढ़ें फालतू में। ये सब हमको नहीं लगता है, आप इसको जो है देख लीजिएगा खुद, है ना, क्योंकि अब यात्रा के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी ना फिर तो, ठीक है ना। आप यात्रा वाला ही अपने खुद से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी बड़ा भी है ना। ऑस्ट्रेलिया, ये वाला हम शुरू करते हैं, ये वाला। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। देखिए मैंने जो है स्टैटिक वाला भी रिवीजन अब शुरू कर दिया हूँ कि इंपॉर्टेंट वाला जो आपका स्टैटिक जैसे कि लूसेंट टाइप का है, मतलब कि जो वनडे टाइप का फैक्चुअल है, उसके लिए भी रिवीजन शुरू कर दिया हूँ, है ना। आराम से देखिए, आराम से, बस आपका केवल काम इतना ही है कि देखते रहिए, है ना। कोई फर्जी कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, वही पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि हम अपने से नोट्स बना कर, देखिए गलतियाँ होती हैं जब आपको पता चला कि एक तो खुद बुक है ऑलरेडी, वही नहीं पढ़ पा रहे हैं, बस हम अलग से स्पेशल पढ़ेंगे अपना नोट्स बना करके। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, आप ओरिजिनल बुक पढ़ाई जा रही है, ओरिजिनल चीज़ें हैं। अगर कोई समस्या नहीं आई तो मैं बुक ही चलाता रहूँगा ऐसे, ठीक है, और आसान भी हो जाएगा। मतलब पता चला कि होता कई चीज़ें होती हैं जिसको बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। खैर, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट क्या है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 9-10 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के साथ साथ एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ यूएस एशिया सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया। बस वैसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है? उसके बाद देखिए कि इसमें क्या है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, पता होना चाहिए हमको आपको कि रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री कौन है? पेनी वोंग, इनको तो आप जानते ही होंगे। सिंगापुर के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन। सर ये तो हिंदी यहाँ का लग रहे हैं, इंडिया का लग रहा है। अच्छा, अपने से मत समझिएगा, ऐसा लगता है कभी कभी, तो सिंगापुर के हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। तथा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। ध्यान रखिएगा पॉइंट, कौन कौन शामिल हुआ। हालांकि पूछते तो नहीं, लेकिन मान लीजिए कभी पूछ ले कि ये कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो थोड़ा सा इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्रियों और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है पॉइंट? इसमें क्या है कि लगभग 40 देशों के 400 से अधिक सामाजिक और कारपोरेट नेताओं, नीति निर्माताओं, विद्वानों, पेशेवर, मीडिया कर्मियों ने भी सम्मेलन में ही भाग लिया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब तो भाग लेंगे ही। तो क्या लग रहा है आपको कोई भी चला जाएगा? नहीं सर, कोई नहीं जाएगा। 2 दिवसीय हिंद महासागर सम्मेलन का विषय, ये ध्यान रखिएगा, है ना। 2 दिवसीय हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या है? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। मतलब क्या है? स्थिर नहीं है, बस ऐसे याद रखिएगा। क्या हमारा हिंद महासागर स्थिर और टिकाऊ नहीं है? तो आपके दिमाग में जब ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो आप कम से कम ये तो पकड़ लेंगे ना, हाँ जो है कि स्थिर और टिकाऊ बारे में हमने कहीं सुना था या मतलब कहीं हमने पढ़ा था, है ना, बस और कुछ नहीं। उसके बाद है, यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए एक प्रमुख परामर्शदात्री मंच है। यह सम्मेलन हिंद महासागर के लिए, तो पता ही नॉर्मल सी बात है, जब मंच है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। यह 2016 से विदेश मंत्रालय द्वारा इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से प्रतिवर्ष यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष, समझ रहे हैं ये बात? उसके बाद क्या आता है कि हिंद महासागर सम्मेलन क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास हेतु क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए हिंद महासागर के देशों का एक प्रमुख परामर्शी मंच है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप जो है
ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023। ये कितना टाइम हुआ है? अभी तो टाइम बहुत है, ख़त्म कर देंगे अगर उम्मीद मतलब सब कुछ सही चलता रहा तो ख़त्म हो जाएगा आज के लेक्चर में पूरा पूरा इंटरनेशनल। फिर देखेंगे क्या होगा आगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक रिपोर्ट। अब देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, अब जो भ्रष्टाचार सब चिल्लाते हैं ना कि भ्रष्टाचार कहाँ पे है कैसे, यहाँ से आपको थोड़ा जो है एक क्लू मिल जाएगा, एक हिंट मिल जाएगा कि हाँ भ्रष्टाचार कहाँ पर किस स्थिति में है ना। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये ध्यान रखिएगा। चलिए पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टीआई ने 30 जनवरी 2024 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2023 जारी किया है। सीपीआई 2023 जारी किया किसने? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। तो उस थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, ये देखिए कि इस सूचकांक को विशेषज्ञों और व्यापारिक लोगों की धारणा के आधार पर तैयार किया गया है। इसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार कथित स्तरों को ध्यान में रखकर 180 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग की जाती है। 180 देशों और क्षेत्रों, याद रखिए कितने देश हैं इसमें, कौन है? 180 देश। ये कितने हैं याद रखिए शायद। उसके बाद क्या पॉइंट है कि सीपीआई में भारत 8 स्थान नीचे फिसल कर, सीपीआई भारत जो 8 स्थान नीचे फिसल कर 93वें स्थान पर आ गया। 2022 में भारत का स्थान कितना था? 85 में था। मतलब 85 से कहाँ पहुँच गए? 93 में पहुँच गए। मतलब पहले अच्छी थी रैंकिंग, अब कहाँ पहुँच गए हैं? 93वें स्थान पर पहुँच गए हैं, ठीक है ना। खुद ही लिखा है इन्होंने, फिसल करके 93वें स्थान पर आ गए, ठीक है। अब ये पॉइंट बता रहा हूँ, ये कसम फैक्ट, ये डाटा तो याद रखिए। पता चला सीपीआई की बात हो रही है, भारत जो कहाँ पर था 93 पर था। अब यहाँ पर कुछ लोग 39 सोच रहे हैं, मतलब ये वाला उल्टा समझ लिया अपने से ही है ना। और कभी कभी 2022 का स्थान ये जो है 85 था, तो यही उल्टा एक तो यही कर देंगे कि 93 पता चला 2022 वाला याद करे पड़े हैं, और 85 जो है कौन याद करने पड़े हैं? 2023 वाला। कभी कभी ऐसा भी उल्टा होता है ना। ध्यान रखिएगा 93वां किसका है? 2023 वाला है, लेकिन 2022 का कौन सा है? वो 85वां है, ये ध्यान रखिएगा ठीक है ना। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए कि पता चला कि उल्टा याद करे पड़े हैं। उसके बाद क्या है, ये तो मतलब कि इसका जो है थोड़ा सा जो है, तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इस रैंकिंग के लिए 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, जहाँ 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 बहुत ईमानदार देश का सूचक है। बहुत ईमानदार अगर बात करेंगे तो 100 है, और 0 कौन सा? बहुत मतलब एकदम अत्यधिक भ्रष्ट टाइप का। जिसको 0 मिल जाए समझ लीजिए कि वो बहुत भ्रष्टाचार आदमी है। आदमी सर बात कहाँ से आगे बीच में है, तो उतना समझदार हैं। यह सूचकांक 13 स्वतंत्र डेटा स्रोत पर निर्भर है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। हालांकि ये नहीं पूछेगा कितना जो है कि ये स्रोत वगैरह डेट वगैरह, इस तो नहीं पूछेंगे, मुश्किल है। इस आधार पर 2023 में भारत का समग्र स्कोर 39 है ना। 39, अब यहाँ पर 39, अब ये 93 लिखा हुआ है, स्कोर है 39, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो स्थान है वो 93वां है ना। पता चला यही उल्टा हो गया। अब आपको ये भी ध्यान रखेगा स्कोर कितना है। अगर आपने थोड़ा सा भी मतलब कि ध्यान दिया इस चीज़ को, क्योंकि रैंक से ही पता चल जाएगा कि स्कोर कितना है। जबकि 2022 में यह है स्कोर 40, मतलब 40 था, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में चुनावों से पहले नागरिक स्वतंत्रता में कमी देखी जा रही है, जिसमें हाल के दिनों में दूरसंचार विधेयक का पारित होना भी शामिल है, जिसे मौलिक अधिकारों के लिए एक खतरा रिपोर्ट में माना गया है। जिसमें किसके लिए? मौलिक अधिकारों के लिए एक खतरा रिपोर्ट में माना गया। बस वैसे ही नॉर्मल ध्यान रखिएगा। ये तो कोई देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता रहा हूँ, मैं खुद आपको बार बार बताऊँगा उस चीज़ को जो इंपॉर्टेंट होगा। देखिए इस सूचकांक के अनुसार शीर्ष 3 देशों में डेनमार्क 90 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर। कौन है? डेनमार्क। मतलब डेनमार्क में ये ध्यान रखिए कि डेनमार्क जो है डेनमार्क में भ्रष्टाचार कम है। कहना मतलब यही तो हुआ ना, डेनमार्क भ्रष्टाचार कम हुआ। अब पता चला कि कभी कभी अभी जो पीछे पड़े हैं वो दिमाग में आपके आ जाए, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना।
तो ध्यान रखिएगा। इस सूचकांक के अनुसार शीर्ष 3 देशों में कौन है? डेनमार्क जो सबसे ऊपर है, उसके बाद कौन है? फिनलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड। ये छोटे छोटे देश ना, तो वहाँ पर भाई भ्रष्टाचार हो सकता कम हो, है ना। लेकिन जब ये इस मेंस में आप पढ़ेंगे है ना कि क्यों ऐसा है ना, तो आपको कई कारण में मिलेगा कि बड़ा आकार होने के नाते से, या जो है संरचनात्मक समस्या, या मतलब और निगरानी के, मतलब कई चीज़ आप लिखेंगे ना। तो अब छोटे देश होते हैं तो थोड़ा थोड़ा आसान होता है, कम्युनिकेशन से लेके कई चीज़ें होती हैं, मीटिंग वगैरह होती है ना, तो उनके लिए आसान हो जाता है। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले शीर्ष देखिए कौन कौन सा, ये याद रखिएगा कौन कौन? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। ठीक है, ये बस वैसे आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए लाभदायक रहेगा। अच्छा सर, हेल्थ के लिए लाभदायक रहेगा। उसके बाद देखिए क्या है, रिपोर्ट के अनुसार मजबूत भ्रष्टाचार नियंत्रण तंत्र वाले अन्य देशों में कौन है? ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, भूटान, ताइवान, दक्षिण कोरिया। बस वैसे याद रखिएगा। सर उत्तर कोरिया कहाँ गया? जाने दीजिए उसको, कहीं गया वहाँ घूमने, वो रैंक में नहीं आते भाई। ठीक है, बाकी ये सब आंकड़े हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। विकसित अपने जो है पड़ोसी देशों के बारे में बांग्लादेश के बारे में देखिए, ये देखिए पॉइंट कि बांग्लादेश 149 सबसे कम विकसित देश की स्थिति से बाहर आ गया है, देख रहे हैं ना। उसके बाद यह आर्थिक विकास, गरीबी में निरंतर कमी और जीवन स्तर सुधार के कारण संभव हुआ। ये वाला लाइन देखिए, ये वाला लाइन, ये वाला, है ना। तो एक बार जो है रिवीजन वैसे ही मार लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं। ये देखिए, ये दिए गए पड़ोसी देश के बारे में। पड़ोसी देश में 162 म्यांमार के बारे में दिया गया, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, भूटान, और ऐसे ही स्कोर है, स्कोर और रैंक है ना, बस मन करे आपको देख लीजिएगा। अच्छा, भूटान की रैंकिंग अच्छी है ना, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से। उसके बाद ये देखिए सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देशों में निचले स्थान पर कौन है? उत्तर कोरिया, देख रहे हैं ना। म्यांमार, अफगानिस्तान, देख रहे हैं सब, इन लोगों को नाम याद रखिए, बहुत नाम कमाए हैं ये सब, एकदम कहाँ तक पहुँचे हैं ना। भ्रष्टाचार के मामले में सोमालिया सबसे अधिक भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार के मामले में सोमालिया सबसे अधिक भ्रष्ट है, इनको याद रखिएगा सोमालिया को। दुनिया के 180 देशों की सूची में सोमालिया कहाँ पर है? सबसे आखिरी स्थान पर। कौन? सोमालिया। तो इस सोमालिया को भी आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले शीर्ष 5 देश, इनको देखिए 180, 177, देख रहे हैं ना, ये सब जो है लिस्ट क्या भाई सब एक ही साथ में क्या, बस वैसे याद रखिए। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, सीपीआई के बारे में, ये तो रैंकिंग है ना, इसको आप जो है मन करे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है पढ़ लीजिए, सब यही पढ़ लेंगे तो सब पढ़ना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ये क्या है? चलिए इसके बाद देखते हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024, जनवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 में 23 के लिए यात्रा रुझानों का मूल्यांकन करते हुए इंडेक्स में दुनिया भर के 387 शहरों का सर्वेक्षण किया गया। कितने? 387। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, कितने लोग नया लगेगा यार सर, टॉम कौन है, ये कौन सा है ना। तो ध्यान रखिएगा, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। चलिए उसके बाद क्या है, कहाँ गए, ये देखिए। इस सर्वेक्षण में शहरों में भीड़भाड़, औसत यात्रा समय, भीड़भाड़ के समय का प्रभाव और इसके पर्यावरणीय प्रभाव जैसे मानकों को शामिल किया गया है। यह इंडेक्स ड्राइविंग लागत को भी ट्रैक करता है। यह इंडेक्स ड्राइविंग लागत को भी ट्रैक करता है। ये लाइन ध्यान रखिएगा कि ड्राइविंग लागत को भी जो है ट्रैक करता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो आप देख रहे हैं टॉम ट्रैफिक इंडेक्स अनुसार लंदन अभी भी दुनिया का सबसे धीमा शहर बना हुआ। कौन? लंदन सबसे धीमा शहर। आपको लग रहा होगा लंदन जाएंगे तो बहुत तेज भागेंगे, क्या ऐसा? बस उससे याद रखिए धीमा शहर बना हुआ है ना, किस तरह से आपको याद रहना चाहिए, बस कुछ नहीं। यहाँ पर सामान्य 10 किलोमीटर की यात्रा के लिए औसत समय 37 मिनट 20 सेकंड है। कितना? 37 मिनट। 10 किलोमीटर अगर आपको यात्रा करनी है तो 37 मिनट 20 सेकंड, समझ रहे हैं ना। अपने यहाँ पर तो लड़ाई कर लें सब पों बजा करके। उसके बाद क्या है, इस सूचकांक में लंदन के बाद क्रम से डबलिन सर कहाँ पे है? डबलिन याद रखिएगा, डबलिन कहाँ पर? आयरलैंड में। टोरंटो कहाँ है सर? कनाडा में। मिलान कहाँ है? मिलान तो सर क्वेश्चन में ही मिलेगा, मिलान करिए। अच्छा ऐसा है क्या? मिलान इटली में है, ठीक है। और लीमा कहाँ पर है?
लीमा ध्यान रखिए कहाँ पर, पेरू में। लीमा पेरू में है, मिलान इटली में है, टोरंटो कनाडा में है, और डबलिन कहाँ पर है, आयरलैंड में। ठीक है, तो वैसे थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉइंट ये है, सूचकांक के अनुसार दुनिया भर के 80 अन्य शहर हैं जहां 10 किलोमीटर की यात्रा पूरा करने में 20 मिनट से अधिक समय लगता है। कितना, 10 किलोमीटर यात्रा करने में हैं कई लोग, कई जगह है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, टॉम टॉम की इस रैंकिंग में भारतीय शहर बेंगलुरु, मुंबई और पुणे ने भी स्थान प्राप्त किया है। बेंगलुरु वैश्विक स्तर पर भीड़ भाड़ वाले शहरों में 6ठे स्थान पर। अच्छा, पुणे की रैंकिंग 7वीं है। चलिए भाई, कम से कम भीड़ भाड़ वाले में तो है, कुछ तो याद रखना चाहिए। सिटी रैंकिंग, सिटी सेंटर रैंकिंग में शामिल शीर्ष 10 देश, इनको आप याद रखिएगा, मन करे ये सब देखिए। बस आपको इसमें क्या रखना जानते हैं क्या, इसमें ये भी ध्यान रखिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ये लोकेशन वाला जो है ये पॉइंट है, कभी कभी ना यहीं से जो है लोकेशन उठा लेता है। जैसे अभी ये तो आप चलिए ठीक है, आपको ये बात पता है कि ये देखिए लंदन, चलिए पता है। इबलिन, इबलिन ध्यान है कहाँ पर, आयरलैंड में। इबलिन, पहले इबलिन पता चल रहा है सर, इबलिन तो मैंने सुना था लेकिन कहाँ पर है ये बात नहीं पता है। तो उसके बाद टोरंटो पता होगा आपको, टोरंटो से पता है। इटली, ये देखिए मिलान कहाँ पर है, इटली में है। लीमा पेरू, बेंगलुरु कहाँ पर सर, बेंगलुरु श्रीलंका में लग रहा है। अच्छा, श्रीलंका में लग रहा है, ऐसे लगेगा फिर तो हो चुका बेंगलुरु। ठीक है, पुणे भारत में ही, ठीक है, बेंगलुरु भारत में ही। बुचारेस्ट, अच्छा बुचारेस्ट ध्यान रखिएगा, ये आपको डाउट डाल देगा बुचारेस्ट, क्योंकि ना ये कई ऑप्शन है, सऊदी अरब दे देगा या तजाकिस्तान दे देगा, ऐसे ऑप्शन दे देगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा बुचारेस्ट कहाँ पर है, रोमानिया में। रोमानिया सर, रोमान बस इतने समझ जाएगी कि जो है कि बुचारेस्ट कहाँ पर है। मनीला, अच्छा सर मनीला, मनाली नहीं सर, मनीला है, उल्टा लिख दिया फिलीपींस से पहुँच गए है ना, मनाली लिखते कहीं और ऊपर जाते। किस तरह याद रखना, कुछ नहीं। ब्रसेल्स सर, ये कौन सी चीज़ है, ब्रसेल्स से भी लिखना है, बेल्जियम में, ध्यान रखिए। ब्रसेल्स बेल्जियम है, मनीला कहाँ पर, फिलीपींस में, बुचारेस्ट कहाँ पर, रोमानिया में। पता चले यही भूल गए, बुचारेस्ट कहाँ पर है ना। बाकी जो है लीमा तो पता ही, मिलान तो पता ही हो गया होगा, टोरंटो, ठीक है, बस याद रखना है और कुछ नहीं करना है ना। रटना शुरू मत कर दे, पता चल रहा है सब सेकंड रटने लगे अपने से ही। टॉम की सिटी रैंकिंग में नई दिल्ली 44वें और मुंबई 54वें स्थान पर है। अच्छा, टॉम की रैंकिंग में नई दिल्ली 44वें स्थान पर, क्या सर इतनी बड़ी बेइज्जती है, 10 और जोड़ दिए 54 हो गया। अच्छा, 10 जोड़ के मुंबई बना देंगे, हाँ ऐसे याद रखिए और कुछ नहीं। उसके बाद क्या आता है, 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024। गुट निरपेक्ष समझते हैं क्या, गुट निरपेक्ष का मतलब जैसे एक चीज़ कहते हैं ना कि जैसे 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग सबका अपना अलग अलग गुट बना हुआ है, मतलब 4 लोग हैं 4 गुट बना हुआ है, तो गुट निरपेक्ष सबका अपना अलग अलग निरपेक्ष बना है, मतलब कि कोई साथ में नहीं आ रहा है, इस तरह होता है, मतलब अपनी विचारधारा अलग अलग रखना है ना, इसी तरह का है। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन, देखिए 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM नॉन अलाइन मूवमेंट शिखर सम्मेलन 19 और 20, इसके बारे में क्या है ये पॉइंट देखिए। जनवरी 2024 को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित, अब ये देखिए ध्यान रखिए, सबसे पहले ये पता हो कि कहाँ पर आयोजित किया गया, युगांडा में। सर ये युगांडा में किया गया, युगांडा में किस जगह पर किया गया, तो कंपाला में। एक सर कंपाला तो भूल जाएंगे हम जा करके, तो भाई कंपाला तो याद रखना पड़ेगा, कभी कभी यही आ जाएगा मैचिंग कराने के लिए। कंपाला कहाँ पर है, युगांडा में। अब कंपाला सोच रहे हैं सर, ये तो हम जो है अम्बाला सोच रहे थे, दीदी तो हरियाणा वाला, हम कंपाला मिला देंगे क्या, पता चला कि हमारा जैसा पेपर बनाना वाला रहेगा ना तो उसी में डाल देगा, हरियाणा में डाल देगा, लो भैया, या मतलब भारत डाल देगा, तो लोग कंपाला जगह अम्बाला समझ के मार के आएंगे जल्दी में अच्छे से। तो ऐसा कारण है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जब आदमी कुछ नहीं समझ में आता ना, जो आता है तो वही मार खाता है, गलते मार खाता है, लेकिन जो आएगा वही मार के आएगा, वो भले उसको पता हो कि गलत है लेकिन तभी वही मारेगा, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का विषय याद रखिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन के विषय क्या था, साझा वैश्विक समृद्धि, मतलब हैं तो गुट निरपेक्ष, है ना, लेकिन साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। देख रहे हैं ना, 4 लोग 4 अलग अलग गुट में हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि 4 लोग मिल के काम करेंगे, बात कर रहे हैं अलग अलग, एकदम उल्टा। खैर ये सब मजाक की बात, बस इतना ध्यान रखिए इसका थीम कैसे याद रखना है, थीम आप भूल जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, जैसे ही आपको लगे ये ऑप्शन में गुट निरपेक्ष वाला आया हुआ है, तुरंत याद रखिएगा सर देखिए इसमें साझा है क्या, अच्छे से साझा है, तो आपको उल्टा लगेगा। बस कहना, जब पेपर आप देखें गुट निरपेक्ष लगे ना, अब आपने नहीं पढ़ा, नहीं ध्यान आ रहा है, तो आपको उल्टा लगेगा, साझा कैसे हो जाएगा, जब गुट निरपेक्ष की बात हो रही है साझा कैसे हो जाएगा, बस ऐसे दिमाग में आएगा, जिस दिमाग में ये बात आई ना, आप अपने आप स्किप करके भाग जाओगे जल्दी करके, ऐसा हो नहीं सकता। साझा वैश्विक समृद्धि और उसी में कुछ और बना के दे देगा कि जैसा लगेगा हाँ कुछ अलग टाइप का,
तो आप वही ऑप्शन क्लिक कर जाओगे। बस ये गलती यहीं पे होती है और कुछ नहीं गलती होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, युगांडा ने 2024-27 के अवधि के लिए अजरबैजान से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता ग्रहण की। किससे ग्रहण की? किससे? अजरबैजान। अच्छा भाई, अजरबैजान नहीं संभाल पाए, याद कैसे रखना है आपको? युगांडा के लिए तो याद रखेंगे, चलो ठीक है भाई, युगांडा कंपाला, अम्बाला नहीं है ना, कंपाला, तो ठीक है वो याद हो गया। ये भी याद रखिए 24 से 27 तक का है। मतलब क्या? मतलब अगर जो 25-26 में भी पेपर देने वाले हैं ना, तो उनके लिए भी जरूरी है कि यही चीज़ रहेगा, युगांडा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। और अजरबैजान किससे ग्रहण की सदस्यता, किस अध्यक्षता सदस्य कर रहा हूँ, अध्यक्षता किससे ग्रहण की है? तो अजरबैजान। अब ये अजरबैजान से ग्रहण की, पता चले अजरबैजान तुर्कमेनिस्तान पे ऑप्शन दे देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा किससे ग्रहण की, तो पता चला ऑप्शन में क्या आ जाएगा, तुर्कमेनिस्तान भी आ जाएगा, है ना, कजाकिस्तान भी आ जाएगा, क्योंकि चारों उसी में हैं, चारों पांचों जो आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट वाला। तो ये आपको कन्फ्यूज हो जाओगे कि अजरबैजान ही है या कहीं और तो नहीं कुछ है ना। तो उज्बेकिस्तान तो अपने से समझ रहे हैं वहाँ से, है ना। और प्रेशर में आदमी क्लियर करना, एक मेन चीज़ क्या है, प्रीलिम्स का गेम ही है क्लियर करना। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, आंसर आपके सामने रहेगा, आप कन्फ्यूज रहोगे उसी में, अरे कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा अजरबैजान, जो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है कि शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता युगांडा के राष्ट्रपति कौन? योवेरी मुसेवेनी। अच्छा, अगर ये पूछ लिया योवेरी मुसेवेनी कहाँ संबंधित हैं, अब आपको लगेगा यार ये योवेरी मुसेवेनी, मैंने नाम ही सुना है, मुँह से कुछ लग रहा है हिंदी टाइप का, है ना, मुँह सुनते हैं मुँह से दिमाग में आ रहा है। अब जब आपके दिमाग में योवेरी चलो ठीक है, यूवेरी सर क्या वहाँ दिमाग में आदमी ऐसे जब पेपर में बैठता है सब ब्रेक करता है, नहीं समझ में आता है, तो यू कर रहा है, फिर यू कर रहा है, फिर वेरी कर दे रहा है। अच्छा नहीं सर, ये तो इंग्लिश लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा मुसेवेनी सर, मुँह से थोड़ा हिंदी टाइप लग रहा है, तो आप देखेंगे ना जो हिंदी टाइप के बेल्ट का टाइप का जो देश है, तो आप वहाँ पर क्लिक करने का प्रयास करोगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि योवेरी मुसेवेनी कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये हैं आपके युगांडा से, ध्यान रखिएगा चीज़। उसके बाद क्या है, 18वां NAM शिखर सम्मेलन 2019 में बाकू अजरबैजान। अब ये बाकू कहाँ पर है, यह भी ध्यान रखिएगा। अभी अजरबैजान चर्चा कर रहा था ना, अब ये पता होना चाहिए कि बाकू जो है अजरबैजान में ही है ना। बाकू लगेगा कि यार बाकू बाका बाकी कुछ भी कर देते हैं क्या। अब ये बाकू बाका करते करते आप जो ना गलत ऑप्शन क्लिक कर जाओगे, क्योंकि अजरबैजान क्लिक होना मेन चीज़ है। और अगर पेपर बनाने वाला चालाक निकला ना, तो अजरबैजान पहले ही रख देगा कि जैसे ही अगर आप करंट अफेयर पढ़ के आ रहे हो और जैसे ही आप अजरबैजान देखो ना, आपको लगेगा बाकू वहाँ नहीं होगा। जान लीजिए कि जब आंसर ए होता है ना, तो गलती यहाँ पर होती है कि आदमी जो ऑप्शन ए होता है, अगर वहाँ उसको नहीं समझ पाया तो इसका मतलब है वो BC3 में BCD में जाएगा कहीं कहीं, क्योंकि ए नहीं जा पाएगा फिर वो, क्योंकि ए को सीधे रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहले आदमी वही रिजेक्ट करता है, इसे थोड़ा सा स्ट्रेटजी होती है, बाकी कुछ नहीं। तो बाकू ध्यान रखिए, बाकू कहाँ पर है, बाकू है अजरबैजान में, ध्यान रखिए पॉइंट। तो क्या कहा गया कि 18वां NAM शिखर सम्मेलन 2019 में बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। 2019-2023 तक NAM की अध्यक्षता अजरबैजान के पास थी। मतलब क्या, मतलब जैसे ही NAM वाला आए तो दो शब्द ध्यान रखिएगा, एक रखिए अजरबैजान, एक रखिए युगांडा। अब युगांडा का कंपाला याद रखिए और अजरबैजान का बाकू याद रखिए, बस, है ना, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद पॉइंट ये आता है कि शिखर सम्मेलन के समापन पर कंपाला घोषणा पत्र को अपनाया गया। कंपाला घोषणा, अब जिसको पता है कंपाला तो दिक्कत नहीं होगी, जिसमें क्या किया गया, इजरायली सैन्य आक्रामकता की निंदा की गई है ना। ये यूपीएससी प्रीलिम्स ये यूपीएससी के लिए बन जाएगा कि क्या इसमें जो कंपाला घोषणा पत्र है स्टेटमेंट में देगा कि इजरायली सैन्य आक्रामकता की निंदा की गई है। तो आपको कुछ लगेगा यार निंदा कोई क्यों करेगा, जो तुक्का मारते हैं ऐसे सोचते हैं कि निंदा क्यों करेगा। जैसे आपके दिमाग में ये बात है कि निंदा क्यों करेगा ना, वहीं पर आप फिसल जाओगे तुरंत। तो इधर ध्यान रखिएगा। और क्या, और घिरे गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का आह्वान किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, ये देखिए कि इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। नॉर्मल सी बात है। इन्होंने गाजा में मानवीय संकट में तत्काल राहत पर जोर देते हुए पश्चिमी एशियाई देश क्षेत्र में संघर्ष के प्रसार को रोकने का आग्रह किया। ये भी भाई नॉर्मल चीज़ है, याद रखिएगा। सर याद थोड़ा सब कुछ करना है, बस वैसे सुन लेना है ध्यान से। गुट निरपेक्ष विकासशील देशों का एक गठबंधन है। जैसे ये स्टेटमेंट आ जाए तो आपको लगता है गुट निरपेक्ष जो है ये NAM, ये गरीब लोगों, सिंपल सी बात है। विकासशील मतलब क्या है, विकासशील मतलब अमीर लोग थोड़े हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। इतना ध्यान रखिएगा। NAM जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन गरीब लोगों का देश है, या मतलब गुट निरपेक्ष है, तो बस इतना जैसे आपको समूह ध्यान आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार विकासशील ही होगा, है ना। विकासशील जैसे देखा आपको वहाँ पर ऑप्शन क्लिक कर जाना है।
है ना, क्योंकि आदमी कन्फ्यूज हो जाता है वहाँ पर। उसके बाद क्या आता है, ये देखिए कि संयुक्त राष्ट्र के बाद एनएएम राष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र आप जानते ही कि संयुक्त राष्ट्र के बाद एनएएम जो है नाम राष्ट्रों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है, विकासशील है, जबकि इसमें सब लोग, आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, विकासशील भी है और दूसरा सबसे बड़ा, ये आपको डाउट तुरंत डाल देगा। ये ध्यान रखिएगा। एनएएम के पास कोई अस्थायी सचिवालय या औपचारिक संस्थापक चार्टर अधिनियम या संधि नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है फिर से, कोई अस्थायी सचिवालय मतलब इनके पास सचिवालय भी नहीं है, कोई औपचारिक संस्थापक चार्टर भी कुछ नहीं है, अधिनियम या संधि भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो है दूसरा सबसे बड़ा समूह है। फिर भी ये दूसरा सबसे बड़ा समूह, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये आगे काम देगा। अगर आप और भी एग्जाम के लिए देने वाले हैं तो ये सब पॉइंट एकदम क्लियर कट दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मिलेगा, जरूर मिलेगा। वर्तमान में एनएएम में 120 सदस्य देश हैं, 17 पर्यवेक्षक देश और 10 जो है पर्यवेक्षक संगठन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको जो है समझ में आई होगी। टाइम कितना हुआ है, 35 मिनट हुआ, आज खत्म कर देते हैं। कार्बो वर्डे, ये शब्द ध्यान रखिए, कौन सा, कार्बो वर्डे, है ना। क्या पॉइंट क्या है, कार्बो वर्डे ने WHO द्वारा मलेरिया युक्त प्रमाणन प्राप्त किया। कौन, कार्बो वर्डे। अब इनके बारे में थोड़ा सा ये आर्टिकल चर्चा करते हैं, शायद ये हमको लगता है लास्ट आर्टिकल है ना, नहीं एक और बचा रहेगा, शायद ये जाएगा, टाइम लेगा मुझे, है ना, कोई बात नहीं, देखते हैं कवर हो जाए, ठीक बात है ना, तो फिर क्योंकि कवर करना है ना, कवर नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, पता चला सब कुछ छोटा छोटा रह जाएगा। ठीक है, पॉइंट, जनवरी 2024 में की गई एक घोषणा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर कार्बो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया। WHO ने, किसने किया है, पहले ये था WHO किसको किया, काबो वर्डे, है ना। अरे कार्बो वर्डे बस इतना वहाँ पर रहेगा, थोड़ा जाकर कार्बो लिखा रह गया, काबो लिखा, आप सोचेंगे नहीं ये आंसर नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा, इतना कोई नहीं सोचता है। ठीक है ना, एकदम पर्सपेक्टिव क्लियर रखिएगा आपको कैसे पेपर देना है। उसके बाद पॉइंट क्या है कि इस उपलब्धि के बाद कार्बो वर्डे वर्तमान में मॉरिशस और अल्जीरिया एक साथ अफ्रीकी क्षेत्र में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाला तीसरा देश। पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट ये क्या, ये जो कार्बो वर्डे की बात हो रही, कार्बो वर्डे तीसरा देश है, कार्बो वर्डे तीसरा देश। कितने लोग ये नहीं पता कार्बो वर्डे देश है, पहले तो ये भी कंफ्यूज हो रहेंगे कि कार्बो वर्डे देश हो ही नहीं सकता, बस जैसे या कि कार्बो वर्डे देश नहीं हो सकता, गलत कर दिया क्वेश्चन, है ना। तो ध्यान रखिए, किसके बाद मॉरिशस और अल्जीरिया, मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद जो है तीसरा देश है, ये पॉइंट आपको जो है क्लियर ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि कार्बो वर्डे का प्रमाणीकरण विश्व स्तर पर उन 43 देशों और एक क्षेत्र की सूची में शामिल हो गया जिन्हें WHO द्वारा मलेरिया मुक्त के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है ना, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र, याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये IR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही नहीं समझ में आ रहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र है कौन सा, है ना, में मालदीव 2015 और श्रीलंका 2016 को भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है, जबकि भारत अभी इस तरह के प्रमाणीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है। पॉइंट ये है, भारत की स्थिति क्या है, कि भारत की स्थिति क्या है, बाकी सबकी बात छोड़िए कि मालदीव की क्या स्थिति है, श्रीलंका की, पहले तो ये बात पता होना चाहिए, जबकि सोच के ये तो मतलब एक अलग बात है ना, मालदीव को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया जा चुका है, मालदीव 2015 में, श्रीलंका 2016 में, लेकिन भारत को जो है अभी ये भारत की प्रतीक्षा कर रहा है। पॉइंट था ना कि जैसे ही स्टेटमेंट आ जाए भारत के बारे में मलेरिया से रिलेटेड कि मलेरिया मुक्त, तो आपको तुरंत वहाँ पर चौकन्ना रहना है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट क्या है, ये देखिए कि WHO द्वारा किसी देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित पत्र तब दिया जाता है, कब दिया जाता है, UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, जब वह कम से कम 3 वर्षों तक समूचे देश में मलेरिया के संचरण में रोकथाम का प्रदर्शन कर रहा है। कम से कम कितना, कम से कम 3 वर्षों तक, ध्यान रखिए, कम से कम कितना, कम से कम 3 वर्षों की पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अभी ये लास्ट आर्टिकल है। उसके बाद क्या है, ये ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन, ब्रिक्स समूह अब कितने देशों का संगठन हो गया। अब याद रखिएगा 10 देशों का मतलब 10 देश आपको पता होना चाहिए, 10 देश मतलब कि याद रहने चाहिए, बहुत होगा 2-4 और जुड़ेगा, तब तक आपको याद रहना 10 देश, है ना। चलिए पॉइंट क्या है कि 1 जनवरी 2024 को
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की। कौन? अब ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने ग्रहण की, ये इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2024 को किसने ग्रहण की? तो किसने ग्रहण की? रूस ने। अब जैसे पेपर में जैसे आपके दिमाग में आएगा कि व्लादिमीर पुतिन ने मतलब कि ग्रहण की, तो आपको लगेगा ऐसा कैसे हो जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो लगेगा कि अभी तो वो युद्ध कर रहा है, अभी तो लड़ाई कर रहा है, वो ऑलरेडी कितना पैसा खर्च कर चुका है, ऑलरेडी वो बेचारा परेशान है, तो वैसे अध्यक्षता ग्रहण करेगा। बस यही पॉइंट जिससे आपके दिमाग में आया तो खत्म हो गया मामला, ध्यान रखिएगा। तो आपको उल्टा नहीं सोचना है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, अध्यक्षता ग्रहण की। इसी दिन ब्रिक्स में 5 नए देश शामिल हुए, जिसके बाद ब्रिक्स समूह 10 देशों का संगठन बन गया, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में। नए सदस्य कौन है, इंपॉर्टेंट ये है। नए सदस्य कौन कौन है, इंपॉर्टेंट ये। बाकी तो आपको नाम याद ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, पक्का याद होगा, गारंटी से कर रहा हूँ। लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, याद रखिएगा। यूएई बहुत चर्चा में ऑलरेडी, ध्यान रखिएगा, यूएई के बारे में स्पेशल पढ़ जाइएगा। सऊदी अरब पता ही होगा आपको। ईरान, अच्छा इराक नहीं है, तो अगर ईरान है आपने समझ बनाएगा कि इराक भी होगा, है ना। कभी कभी आदमी फ्लो में आंसर मारता है, तो फ्लो में आंसर नहीं चलना चाहिए। मिस्र, उसके बाद इथियोपिया, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ जो है देश हैं जो कि नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। उसके बाद पॉइंट क्या है, ये देखिए कि अगस्त 2023 में समूह के जोहान्सबर्ग के 15वें शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने अर्जेंटीना सहित 6 देशों को 1 जनवरी 2024 से ब्लॉक में शामिल करने के प्रस्ताव ब्लॉक में शामिल करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। चलिए उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए कि हालांकि 29 दिसंबर 2023 को अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, पर यही ध्यान रखिए कि नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई हैं, कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं। पहले तो यही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेगा कि जेवियर मिलेई कहाँ से संबंधित करते हैं। अब मिलेई तो लग रहा है मिलेई सर कहीं कनाडा तो नहीं है क्या, ऐसे उल्टा लगेगा, है ना। तो देखिए कोई किसी का नाम है, अब नाम से थोड़ा अंदर लगा देगा देश कौन सा है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, याद रखना चाहिए। कहाँ से है, अर्जेंटीना से। अर्जेंट से याद रखिए, एक अर्जेंट एक मिलेई। अच्छा, अर्जेंट में जो चीज़ मिल जाए उसको अर्जेंट मिलेई, बस इतना ध्यान रखेंगे, तब भी जो है आप ये पता लगा लेंगे कि वहाँ पर अगर जैसे जेवियर मिलेई, अगर जेवियर लिखे तो बात अलग, लेकिन अगर मिलेई लिखेगा जरूर, इतना पता है क्वेश्चन में। तो जब ये लिखेगा जेवियर मिलेई, तो आपके दिमाग में तुरंत ये ऑप्शन क्लिक कर जाएगा कि हाँ यार अर्जेंटीना ही आंसर है ना, क्योंकि अर्जेंट कुछ तो मिलेगा ना क्लू वहाँ पर, पता लगा कुछ मिल ही नहीं रहा क्लू। अब सुना से थोड़े तुक्का लगेगा, ठीक है ना। तो क्लियर रखिए इस चीज़ से। उसके क्या कहा, जेवियर मिलेई ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व ही जेवियर मिलेई ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की वो झुकाव व्यक्त करते हुए ब्रिक्स को वामपंथी वामपंथी देशों का संघ करार दिया था। नहीं गए, बस इतना ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं। उसके बाद पॉइंट क्या है कि ब्रिक्स समूह में सितंबर 2006 में इसकी स्थापना के समय इसके संस्थापक सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिए। उसके बाद क्या है कि सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स रख दिया, तो पता ही होगा आपको, है ना। बाकी ये जो है आदर्श सम्मेलन होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय आज समाप्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय समाप्त होने के बाद अब देखेंगे क्या नेक्स्ट लेके आते हैं। अगर कुछ नया मटेरियल मिलेगा नया लेके आएंगे, नहीं तो आर्थिकी लेके आएंगे। और उसके बाद जो डिटेल में जो और सारी चीज़ें पूरा करंट अफेयर्स एकदम अच्छे से जो है कवर कर देंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है ना। खैर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है।